आज के आपके करंट अफेयर्स 13 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। करंट अफेयर है कि अपने आप में सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपकी जो कोवैक्सीन है अब उसे अप्रूव कर दिया गया है 2 साल से लेकर 18 साल के लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया का अगर आप वैक्सीनेशन रेट देखोगे, हम ऑलरेडी इतने वैक्सीनेशन रेट पे पहुंच चुके हैं कि ज्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन थी, एडल्ट पॉपुलेशन थी, वो कवर हो चुकी है। 80 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसी कारण अब हम अगले ग्रुप 2 से 8 साल के बच्चों की तरफ मूव कर रहे हैं, 2 से 18 साल के बच्चों की तरफ मूव कर रहे हैं कि उन्हें भी वैक्सीन। ठीक है, इसमें अभी के लिए जो वैक्सीन अभी अप्रूव हुई है वो सिर्फ अभी कोवैक्सीन अप्रूव हुई है, दूसरी अभी कोई और कोविशील्ड ये सब अभी नहीं अप्रूव हुई। ये जो वैक्सीन है ना, वैसे वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, पर जितनी शॉर्ट पीरियड में आपके कोविड में वैक्सीन अवेलेबल करवा दी गई ना, उसे कहते होते हैं कि आपका एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिली है। वैसे क्या होता है, किसी भी मेडिसिन को इतनी जल्दी अप्रूव नहीं किया जाता। पहले कंपनी बनाती बनाती है उस चीज को, फिर वो अपने ट्रायल्स कंडक्ट करती है। ट्रायल्स खुद के अंदर कंडक्ट करने के बाद उन्हें फिर मतलब जब उन्होंने लैब ट्रायल्स कंडक्ट कर लिए, उन्हें फिर लिमिटेड ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन मिलती है। ह्यूमन ट्रायल्स के बाद और कोई चेंजेस चाहिए, अलग अलग ग्रुप ऑफ सेगमेंट, बुजुर्गों पे क्या असर हो रहा है, जवानों पे, ऐसे बार बार टेस्टिंग होती है। फिर गवर्नमेंट कई बार अपनी खुद की भी टेस्टिंग कराती है। करते कराते एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये 3 से 4 साल कम से कम ले जाता है किसी भी दवाई को मार्केट में आने। पर आपकी वैक्सीन आपने देखा ही 6-8 महीने के अंदर अंदर ही मार्केट में आ गई, क्योंकि बहुत सारी जो रेगुलेशंस हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कर दिया गया। इन्हें एक चीज के अंडर किया जाता है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। इसके अंडर कोई भी ऐसी मेडिसिन है, कोई भी ऐसी वैक्सीन है, कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसकी इमीडिएटली हमारी पॉपुलेशन को जरूरत है, उसे अप्रूवल दिया जा सकता है लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, तो ये अभी के लिए दिया हुआ। ये परमिशन देता कौन है? ये परमिशन देता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया की नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। इवन जो आपके इंडिया के अंदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बिकने हैं ना, वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भी इनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भी फार्मास्यूटिकल में गिना जाता होता है। ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक, क्योंकि उसके अंदर भी तो केमिकल डल रहे हैं। अब अगर कोई चीज स्किन को रिएक्ट कर गई, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, या ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो कैंसर करवा दें या कुछ करवा दें, तो इस चीजों के कारण आपके उन्हें भी इसी के अंडर कवर किया जाता है। कोई नई मेडिकल डिवाइस भी इंट्रोड्यूस करनी है ना इंडिया में, हर चीज जो भी इंडिया में मेडिकल फील्ड में इंट्रोड्यूस होनी है वो इसी से ही होगी। ठीक है, इसे हेड कौन करता है? इसे हेड करता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीजीसीआई। ये फाइनल ऑफिस है जिसके एक्चुअली हर चीज के ऊपर साइन होते हैं। जब तक डीजीसीआई के साइन नहीं होंगे तब तक आपकी मेडिसिन अप्रूव नहीं होती। ठीक है, तो एक्चुअली साइन इसके हैं जो मेन ऑफिस है, पर ये ऑफिस इसी के अंदर ही है। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सिंगल पोस्ट है। ठीक है, ये जो अपने आप में सारी पोस्ट और पोजिशनिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर पड़ती है, और वही अप्रूवल देता है हर चीज का। क्लियर है? अगला जो आपका करंट अफेयर है वो एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बारे है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। नाम से क्लियर है, ये किस चीज को मेजर करता होगा? फूड प्राइसेस। देखो, आपकी इन्फ्लेशन इंडिया में पिछले महीने थोड़ी सी कम हुई है। उसके कम होने का कारण, वैसे आपकी सारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, कम कहां पे हुई है? आपके एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस है ना, वो थोड़े से नीचे आए हैं। जो वेजिटेबल्स ये सब कुछ था, ये थोड़ा सा सस्ता हुआ है पहले से। तो जो मार्केट में पहले महंगाई थी उससे थोड़ी सी इसके कारण कम हुई है। ठीक है, इसे अलग से कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के थ्रू भी नापा जाता है आपके फूड प्राइसेस को।
ये जो आपका इंडेक्स है इसे भी आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, यही मेजर करता है। पर इसमें क्या है कि सिर्फ आपके जो फूड्स हैं, फूड की अलग अलग कैटेगरीज इसके अंडर बनाई हुई हैं, जैसे सीरियल क्रॉप्स हो गई, आपकी मिलेट्स हो गए, ये सब कुछ हो गया, इन सब के प्राइसेस, वेजिटेबल्स, इन सबको देखा जाता है एक साथ अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है, उससे ये प्राइसेस मेजर किए जाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, हाँ, राहुल का नंबर है, राहुल को कहते हैं। अगला करंट अफेयर है ग्रुप ऑफ 20, जिसे शॉर्ट में कहते हैं G20। देखो जो ग्रुप ऑफ 20 है, अभी इनकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग चल रही है, अफगानिस्तान के ऊपर ही ये सारे ग्रुप ऑफ 20 मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। तो उसके अंदर इंडिया ने सजेशन दिया है कि हमें अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें खाने पीने का जो सामान है, बेसिक मेडिकल केयर है, ये अभी भी डिलीवर करना चाहिए, चाहे हम तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज करते हैं चाहे नहीं करते। क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा है कि अगर सारी दुनिया सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी इन चीजों की, तो उनकी पॉपुलेशन को कुछ भी नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान दुनिया का सेकंड पुअरेस्ट देश है, ठीक है, मतलब सारे इंडेक्सेस में गिर के HDI जो है, मतलब वैसे ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत गरीब लोग हैं, ओवरऑल वो बहुत नीचे गिर गया, क्योंकि सारी चीजों के लिए वो बाहर डिपेंडेंट है। अगर खाना चाहिए वो बाहर से आता है, बाकी रिसोर्सेज सब कुछ बाहर से आ रहा था। तो यही चीज अब रिज्यूम करने की बात की गई। अब ये ग्रुप ऑफ 20 है क्या? देखो जो दुनिया की सबसे 20 बड़ी इकोनॉमीज है ना, उन सारी इकोनॉमीज ने मिलके एक ग्रुप बना लिया जिसे G20 कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जो 20 इकोनॉमीज है, इंडिया भी इसका पार्ट है, तभी इंडिया के रिगार्डिंग है। इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये सारी की सारी इकोनॉमीज है, ये सबके नीचे लिस्ट दी हुई है 20 के 20। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, आपकी यूरोपियन यूनियन, ये 21 है। ये क्योंकि ये देश नहीं है, ये यूनियन है, इस कारण इसे कई बार 20+1 कह देते हैं। तो यहाँ पे अगर नाम देखोगे ना, आपके 21 नाम होंगे यहाँ तक, ठीक है, वो इसी कारण है। ये आपके 2020 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था कि कंट्रीज के नाम दे दिए कि इनमें से G20 का मेंबर कौन नहीं है। तो ऐसे कई बार कंट्रीज के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसे याद करने का आसान तरीका ये होगा कि यहाँ पे हमने ये सारे कंट्रीज देख लिए, इसके बाद एक बार गूगल पे G20 सर्च करके इमेजेस खोल लेना, सारी दुनिया के नक्शे पे बना आ जाएगा कौन सी कंट्रीज का पार्ट है। मैप याद करना हमेशा ज्यादा आसान होता है, तो इसका अगर मैप देख लोगे, उसके साथ में लिस्ट कंपेयर कर लोगे, आपको अपने आप चीज याद हो जाएगी। क्लियर है? स्पेन हर मीटिंग में एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे बुलाया जाता है, पर वो गेस्ट है, वो मेंबर नहीं है, ठीक है। मेंबर परमानेंट होते हैं, गेस्ट अंदर मतलब कोई वोट डालेगी, कुछ और होगा, तो उसमें गेस्ट वोट नहीं डाले, ठीक है, सिर्फ मेंबर्स वोट डाले। ये G20 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दुनिया की 90% जो ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्शन है ना, जो दुनिया की सारी दुनिया की जो GDP एक साथ गिनोगे, सारी कंट्रीज की GDP टोटल कर दोगे, तो दुनिया की 90% जो वेल्थ है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, 90% इन 20 कंट्री के अंदर ही हो रही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन 192 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करता है, UN, यानी कि दुनिया की सिर्फ 20 कंट्रीज 90% इकोनॉमी बनाती हैं, बाकी सारी की सारी आपकी बाकी का 10%। तो इस कारण इन सारे देशों की कलेक्टिव वॉइस ना पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है। अगर ये 20 देश मिलके कुछ कर दें, तो अपने आप ही वो बाकियों के लिए स्टैंडर्ड बन जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था, ग्लोबल मिनिमम टैक्स ये सारे सोच रहे हैं,
उसके अंदर क्या होगा कि ये सारी कंट्री सोच रही हैं हम एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स फिक्स कर दें कंपनीज के ऊपर, सारे देश कम से कम मिनिमम 15% टैक्स लगाएंगे ही लगाएंगे। अभी क्या होता है, एक दूसरे के नहीं तो कंपटीशन में चलते हुए खुद के भी एक तो नुकसान करते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस की कलेक्शन कम हो जाती है। दूसरा, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज जहां पे 0% टैक्स है, वहां पे फिर टैक्स इन्वेजन, जो आपके टैक्स हेवंस हैं वो वहां पे बन जाते हैं। वहां पे फ्रॉड की कंपनीज खोल के ऐसे दिखाते हैं कि वहां पे पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वहां से घुमा के वापस हमारे देश में ला दो। तो ऐसे सारी इकोनॉमीज ही खत्म हो जाएंगी जहां पे आपके ऐसे पैसा ट्रांसफर किया जाए। जैसे अब रिसेंट ना अमेरिका के अंदर ट्रेंड है, अमेरिका की ना जो अब आजकल नई कंपनीज कई खुलती हैं वो ज्यादातर रजिस्टर्ड इन मॉरिशियस है। रजिस्ट्रेशन उन्होंने सारी मॉरिशियस में करा ली, चला वो अमेरिका में रहे कंपनी, बैठे भी अमेरिका में ही है, कुछ नहीं लेना देना उनका मॉरिशियस से। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिर्फ सारा पेपर वर्क फिर मॉरिशियस में फाइल कर देते हैं और टैक्स अमेरिका में 0% होता है। तो सारा पैसा वाइट भी हो गया, उनका अपना भी हो गया, तो सरकार को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए सारी अमीर कंट्रीज, ये 20 की 20 का इससे सपोर्ट है। अगर वैसे देखा जाए ये कंट्रीज 75 to 80% इंटरनेशनल ट्रेड चलाती हैं। दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। ऑब्वियसली चाइना और इंडिया दोनों आगे, तो पॉपुलेशन के परसेंटेज अपने आप बहुत ऊपर चलेगी। ठीक है, और दुनिया का हाफ लैंड एरिया भी सिर्फ ये 20 कंट्रीज के पास है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज सारी की सारी इंक्लूडेड है। ये देख लो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, दुनिया के सबसे बड़े देश सारे के सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, जो साइज में बड़े हैं सारे के सारे यहाँ पे। अगला करंट अफेयर है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं? देखो एक चीज बता दूं, इसके चाहे नाम में सिटीजनशिप लिखा है, इंडिया डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप क्या होता है? दो कंट्रीज की सिटीजनशिप एक साथ होल्ड करना। इंडिया दो कंट्रीज की सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है। या तो आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो या आप किसी और कंट्री के सिटीजन हो सकते हो। ठीक है, जैसे ही किसी और को, मतलब यहां से लेट्स वो किसी और को इंडिया का सिटीजन था, उसे अब किसी अमेरिका की सिटीजनशिप लेट्स वो मिल गई, उसे इंडिया की सिटीजनशिप या तो सरेंडर करनी पड़ती है, नहीं तो इंडिया की गवर्नमेंट खुद कैंसिल कर देती है। इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल करने का मतलब है जो उनका पासपोर्ट है, मतलब मिनिमम जो उनकी सबूत था, वो पासपोर्ट भी इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट प्रमोट करता है। इसीलिए जो हम सुनते होते हैं कि लोग वहां पे पीआर पे गए हुए हैं। ठीक है, ये जो पीआर है ना, पीआर सिटीजनशिप नहीं होती। पीआर का मतलब होता है सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस, कि तुम्हें वहां पे रहने की, काम करने की परमिशन है। जो लोग वहां पे पीआर पे भी जाते हैं ना, उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही रहता है। उनका पासपोर्ट पूछोगे ना, उनके पास इंडियन पासपोर्ट ही होता है। ठीक है, जिस दिन मतलब पीआर से सिटीजनशिप के स्टेटस में जाने में बहुत टाइम लगता है। इसके बीच में अगर कोई क्राइम कमिट कर दिया, कुछ कर दिया, ये कंट्रीज उठा के वापस भेज देती है। तो लेट्स सपोज कोई बंदा 10-12 साल वहां पे मेहनत की, फिर किसी चीज में फंस गया, उन्होंने उठा के साथ इंडिया भेज देना। ठीक है, पीआर कभी भी कैंसिल हो सकती होती है। सिटीजनशिप तो उनकी अपनी जिम्मेदारी होगी, अपना सिटीजन हो गया ना उनका, तो सिटीजनशिप मिलते मिलते ही अमेरिका में, हाँ नहीं नहीं, देखो अगर दो तरीके हैं अमेरिका के अंदर सिटीजनशिप लेने के, या तो तुम वहां पे इन्वेस्टर बन जाओ। अगर तुम वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर का वो है, वो उतना इन्वेस्ट करोगे तो वो सिटीजनशिप दे देते हैं। ठीक है, कि इतने अमेरिकन को आपके कारण नौकरियां मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, वो क्राइटेरिया है उसके कारण। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू लेना चाहते हो, अमेरिका के अंदर जो वेटिंग चल रही है ना, वो मिनिमम 30 ईयर्स है।
कम से कम अर्लीस्ट भी तुम्हें सिटीजनशिप मिलेगी अमेरिका के अंदर 30 साल लग जाते हैं। ये सी हर कंट्री के अंदर ही ना ये सारा प्रोसेस, जैसे इंडिया के अंदर ही किसी को सिटीजनशिप लेनी हो, हम कदर नहीं डालते कि हम यहीं पे रहते हैं, ठीक है, पर ये अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, यहाँ से नेपाल से लोग यहाँ के रहना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम है, ठीक है। तो अच्छा क्लियर है ये, तो इससे ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर ओसीआई है क्या जब हम सिटीजनशिप अलाउ नहीं करते? देखो हमारे यहां से अब जितने इंडियंस छोड़ के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले चुके हैं, अब वहां पे वो बाहर बैठ के एक तरह से अपनी उस डॉलर कमा रहे हैं। इंडिया इंटरेस्टेड है कि ये किसी तरीके से इंडिया के अंदर इंटरेस्टेड रहे, ऐसा नहीं है कि इंडिया को भूल ही जाए, हम चाहते हैं डॉलर इंडिया में भी इन्वेस्ट करें। इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, इंडिया इन्हें एक तरह से प्रिविलेजेस देता है कि हम आपको एक कार्ड जारी कर देते हैं जिसे ओसीआई कार्ड कह देते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, जिसके पास ओसीआई कार्ड होगा उसे कुछ प्रिविलेजेस मिल जाएंगी जो हमारे कुछ सिटीजन्स को मिलती हैं। जैसे इंडिया के अंदर ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते, बाकी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहे खरीद सकते हैं। उसके बाद इन्हें इंडिया में जितनी बारी मर्जी आना चाहते हैं ये आ जाए, ठीक है। इन्हें मतलब नहीं तो हर बारी वीजा लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, तुम जब इंडिया आना चाहो तुम आ सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एंट्री वीजा अलाउड है। उसके बाद क्या होता है, कोई फॉरेनर इंडिया में आता है ना, उसके पास हमेशा अलग अलग कंट्री के अलग अलग रेगुलेशन है, तुम्हें पुलिस स्टेशन कुछ कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन के बाद ना पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना होता है कि तुम कहाँ पे हो, ठीक है। इन्हें वो कंडीशन भी माफ है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स इन्हें अलाउड है, इंडिया के अंदर बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ इन्हें अलाउड है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम इनका चलता है, ठीक है। तो एक अगर हमने किसी को ओसीआई दे दिया, वो इंडिया का सिटीजन तो कभी तो था ना, तो एक तो वो इस कंट्री में इंटरेस्टेड भी रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए, उनका पैसा हमारे भी काम आ जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में अगर पैसा लगा है तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, उससे इंडिया के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट होगा। इस कारण हमने ये ओसीआई की स्कीम निकाली, ठीक है। बहुत सारे इसके होल्डर भी हैं और वो इंडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं, ठीक है। इन्हें ना ओसीआई एक सिटीजनशिप है, और इससे राइट टू वोट जैसी चीजें नहीं आती, ना तुम इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, मतलब ये वाले सिटीजन बेनिफिट नहीं मिलते। ये सिर्फ इंडिया के एक्चुअल सिटीजन्स को ही बेनिफिट्स हैं कि तुम वोट डाल सको, इलेक्शन में खड़े हो सको। हम बात करते होते हैं ना कि किसी को भी लेट्स सपोज किसी भी ऑफिस होल्ड करना है, प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करना है या प्राइम, तो उसमें पढ़ते होते हैं ना, पहली कंडीशन यही होती है कि उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो वो यहीं से आती है, ठीक है। क्योंकि जो बंदा सिटीजन ही नहीं है तुम्हारा, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तुम्हारे देश में, जो मर्जी हो जाए। तो फंडामेंटल राइट सारे नहीं मिलते होते, कुछ मिलते होते, कुछ जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, उनके अंदर ये चीजें स्पेसिफाइड है कि कौन से राइट्स आपके सिटीजन के लिए और कौन से राइट्स सबके लिए। जो राइट्स फॉरेनर्स को मिलते हैं वही फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिलते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट है, ऐसे नहीं मिलता, लिमिटेड है, ठीक है। क्लियर है? हाँ कोई फॉरेनर से, ये इस साल का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या फॉरेनर्स इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट थी, ठीक है, कि फॉरेनर्स कैन बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया, वो सही है, मतलब इस तरीके से एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, पर यही पूछा गया था। फॉरेनर्स भी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर उनके ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इन्हें थोड़ी सी ज्यादा फ्रीडम है, इनसे वो पेपर वर्क किस कंट्री से हो कैसे हो वो सब कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। इनकी कंडीशंस कम लगती हैं खरीदने को, जैसे फॉरेन से कंपनीज आके भी खरीदती हैं इंडिया में, कोई और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कोई खरीद सकता बाहर का, बाकी सारा लैंड खरीद सकता, ठीक है, एग्रीकल्चरल। हाँ
अगर कोई फॉरेनर इंडिया की सिटीजनशिप उसे मिल गई तो वो उसे वोटिंग राइट भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं सिटीजन वो बना ही तब होगा ना जब उसका पीरियड हो चुका होगा। अब उसमें अलग अलग कंडीशंस हैं। देखो जो 11 साल और ये सारा पीरियड है ना, ये आपके ज्यादातर लोगों के लिए चल रहा है। हमने कुछ के लिए पीरियड थोड़ा सा छोटा भी कर दिया था, अगर याद हो आपको, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में, जिसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। हम क्या है, वैसे जो आपके लोग आते हैं ना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, उन्हें सिटीजनशिप इंडिया में नहीं मिलती, मिल ही नहीं सकती, एक्सेप्ट अगर वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनके रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, यानी कि हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, ये कम्युनिटी से हैं, तो हम इंडिया की उनकी सिटीजनशिप दे देते हैं। ठीक है, अब उसमें भी सिटीजनशिप देने में पहले क्या था, उनका वेटिंग पीरियड वही 11 को साल लग जाते थे, वो शॉर्ट कर दिया गया है, अब 5 साल के अंदर अंदर उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा 11 साल, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये वैसे ही जनरली वेटिंग चल रही है कि 11 के साल लग जाते। अमेरिका के अंदर वेटिंग इतनी है कि अगर फास्ट ट्रैक भी हो रहा है तब भी 30 साल लग जाते हैं। अगर आराम से हुआ प्रोसेस तो 50 को साल मान के चलो कि जब तक डेथ आएगी तब तक अमेरिका की सिटीजनशिप आ जाएगी। तो अमेरिका की सिटीजनशिप बहुत मुश्किल है। यहाँ तो तुम्हारी फैमिली के ऑलरेडी मेंबर वहां पे सेटल्ड हो, जिनके पास सिटीजनशिप है, वो तुम्हें बुला के सिटीजनशिप दे सकते हैं, वो आगे स्पॉन्सर कर देते हैं, फिर सिटीजनशिप मिल जाती है, फिर तो साथ के साथ ही मिल जाती है, साल 2 साल। हाँ जी, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में साथ के साथ ही मिल जाती है। नेचुरलाइजेशन का क्या कंसेप्ट है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है नेचुरलाइजेशन का कंसेप्ट। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर्सन को रिकॉग्नाइज कर रही है। नेचुरलाइजेशन जो है ना, ये सबको नहीं मिलती। नेचुरलाइजेशन का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये जो बंदा है, इसे एक तो किसी इंडियन लैंग्वेज की नॉलेज है, हमारी 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें से कोई लैंग्वेज आती है उससे, उसके अलावा इसने कोई काम किया है सोशल कॉज के लिए, ग्लोबल पीस के लिए, लिटरेचर में, आर्ट में। ऐसे लोगों को हम उनकी जो सिटीजनशिप है, जो खास लोग हैं, उनके सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक करके वो तो साथ के साथ सरकार दे देती है। वो तो ऑनररी है ना, कि तुम्हें हम अपनी ऑफर कर रहे हैं, अगर वो लेंगे तो उनकी वो वाली सिटीजनशिप कैंसिल कर देंगे और अपनी वाली उनकी साल में बनाते हैं, साल से पहले। नहीं, सारी कंट्रीज में नहीं है। मतलब जैसे तुम कह रहे हो अमेरिका के अंदर कोई न्यू बॉर्न हो गया, अमेरिका ने अपना कानून बदल दिया। पहले लोग यही करते थे, वहां जाके बर्थ करवा लेते थे चाइल्ड का कि बच्चे को सिटीजनशिप मिल जाए, फिर उसके सिर पे खुद ले लेंगे। हाँ हाँ, अगर इंडिया की सिटीजनशिप लेनी है, वो उन्होंने पूछा कि उसे अमेरिका की सिटीजनशिप मिलेगी, मैं वो पहले बता रहा हूँ। अगर वो वहां पे बॉर्न होता है उसे, अब ऐसे अमेरिका ने अपना कानून चेंज कर दिया क्योंकि वहां पे ये आमनी चीज बन गई थी कि लोग वहां जाके चाइल्ड का बर्थ करवाने लगे थे कि वहां की सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, अब उसके इफ बट बहुत सारे जुड़ गए। अब उस इफ बट में तुम्हें इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, ऐसी सारी कंडीशंस है बहुत सारी। मतलब अभी भी ले सकते हैं पर थोड़ा सा क्राइटेरिया पहले से मुश्किल हो गया। इंडिया के अंदर ये नहीं है। इंडिया के अंदर क्या क्राइटेरिया है, ऐसे कोई भी चाइल्ड जो इंडिया में बॉर्न होगा उसे ऑटोमेटिकली इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलती। उसका कोई भी एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट इलीगली इंडिया में नहीं होना चाहिए, इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि चोरी छिपे कहीं से आया है। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट कौन होता है, अगर आपको डेफिनेशन में पूछा जाए किस पर्सन को इलीगल इमिग्रेंट कहोगे? या तो जो बिना परमिशन के आया है वो भी इलीगल इमिग्रेंट है, या जो अपने वीजा एक्सपायर होने के बाद भी देश के अंदर है, वो भी इलीगल हो गया ना उसके बाद, वो भी इलीगल इमिग्रेंट है। ये दो क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, दिल्ली में वो पाकिस्तान 10 साल से पता नहीं चला कि पाकिस्तान से आया था, उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते।
अरे गायब हो जाते हैं ना, तुम साथ साथ तो नहीं रह सकते। हाँ तो वही तो, आधार तो बहुत लूप होल्स हैं आधार में, तो आधार बथेरों ने बना के रखे हैं। आधार तो कई लोगों ने दो दो भी बनवा लिए थे एक टाइम पे। ठीक है, आधार में लूप होल्स एक टाइम पे बहुत ज्यादा थे, जब स्टार्टिंग शुरू हुआ है ना, आधार लूप होल से भरा हुआ था। ओवर द टाइम स्ट्रिक्ट हो गया, पर पहले बहुत लूप होल्स थे। तो रह रहे हैं हम, देखो पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया के अंदर आना होता है ना किसी ने, तब तो खासकर वैसे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। तुम्हें पहले ये भी डिक्लेयर करना पड़ता है कि तुमने किसके घर जाना है या किस होटल में स्टे कर रहे हो। वहां पे खासकर सीआईडी के लोग भेजे जाते हैं कंफर्म करने के आपके घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, मतलब उनके अराइवल से पहले ही ये वेरिफिकेशन होती है कि उन्होंने आपके यहीं आना है। फिर उसके बाद क्या है, लेट्स सपोज वो किसी होटल में ठहरा था, होटल के बाद कहीं भाग गया, अब कभी पकड़ा जाएगा तब जाके पता चलेगा। इतनी आबादी है, पता चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इस कारण भाग जाते हैं। अब हमारा तो तब भी इतना ज्यादा पॉपुलेटेड देश है, हम सुनते नहीं है कि इंडियंस बाहर जाके अपना गायब हो जाते हैं, ट्रैवल वीजा पे जाते हैं, वहां जाके पासपोर्ट फाड़ फूड़ के चोरी छिपे रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो वो भी तो वहां पे ऐसे रह रहे। चलो नेक्स्ट है एक स्कीम सरकार की, पीएम गति शक्ति। ये अपने आप में कोई नई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीमों को बस दोबारा से रीलॉन्च किया गया है कि आपके ये सारी स्कीमों को एक तरह से एक साथ जोड़ा जा रहा है। मतलब कुछ भी नया नहीं है अपने आप में, पर इसमें जो मेन चीज है, जो मेन मोड है, उसे समझाना है। ये एक तरह से रेफर किया जा रहा है कि एक मास्टर प्लान होगा कि पूरे इंडिया के अंदर आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे मॉडिफाई किया। ये सिर्फ एक मास्टर प्लान है, पीएम गति शक्ति। इसके अंदर कोई फंडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। स्कीम्स वही पुरानी वाली चलेंगी आपकी। भारतमाला स्कीम क्या थी? हाँ, जो आपकी बॉर्डर स्टेट्स हैं, गुजरात से लेके जितनी भी हमारी लैंड बॉर्डर स्टेट्स है ना, इन सब के अंदर नेशनल हाईवेज को कम से कम 4 लेन बनाया जा रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ा जा रहा है उन्हें, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जा रही है सारे गांव को, ताकि बॉर्डर्स पे एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाए। ठीक है, वो भारतमाला है। सागरमाला क्या है? जो आपके नीचे समुंदर को स्टेट्स टच करती हैं, उनके अंदर कनेक्टिविटी बेटर, कि आपके जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेल और रोड की कनेक्टिविटी आपके पोर्ट्स तक पहुंचाई जाए, ताकि इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट भेजना है ना, वो भेजना आसान हो जाए। देखो अगर मैं सारे रेलवे ट्रैक्स कनेक्ट कर दूंगा आपके पोर्ट से, इंडिया से सामान बाहर भेजना आसान हो जाएगा ना, वो इस कारण। ठीक है, वो सागरमाला। ठीक है, ऐसे इनलैंड वाटरवेज जो आपके जैसे नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो में से कोई ज्योग्राफी क्लास अटेंड करता है शाम को? नेशनल वाटरवे 4 कहाँ है, किस रिवर पे? एक जनरल गैस, नेशनल वाटरवे 1 किस रिवर पे होगा? मेन रिवर कौन सी इंडिया की? सबसे मेन रिवर इंडिया की गंगा। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऐसे अलग अलग रिवर्स के ऊपर ना आपके इनलैंड वाटरवे, जैसे नेशनल हाईवेज है ना, वैसे नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं कि वहां पे आपका ट्रांसपोर्ट आसान किया जा सके। होगा क्या, आपकी जो नदी है वहां पे लोडिंग और अनलोडिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे, यहाँ पे सामान चढ़ाया भी जा सके, शिप से उतारा भी जा सके। पानी के ऊपर अगर सामान ट्रैवल करेगा, एक नेचुरल बेनिफिट मिलेगा, सबसे सस्ता, क्योंकि पानी खुद भी लेके जा रहा है ना, तो पानी के ऊपर सामान सस्ते में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएगा। तो इस तरीके से हम ये स्टेशन बना रहे हैं और पूरा का पूरा सर्किट डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ड्राई लैंड पोर्ट्स ही इसके जो मतलब आपके अंदर जमीन के ऊपर ये जो लोडिंग अनलोडिंग स्टेशन है। ऐसे ये सारी की सारी उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। है जी, नहीं 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 नहीं, उड़े देश का आम नागरिक।
इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके छोटे छोटे एयरपोर्ट्स है ना इंडिया में, एयरपोर्ट्स इंडिया में बहुत है पर वो अनयूज्ड पड़े हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं सारे इंडिया के शहरों में। इसी कारण अगर अब तुम देखोगे आपके, जैसे हमारे आसपास ही बात की जाए, शिमला, धर्मशाला, यहाँ पे भी फ्लाइट्स जाती हैं, वो इसी स्कीम के अंडर जाती हैं। ये बड़े साइज के प्लेन्स नहीं होते, यहाँ पे 25 सीटर छोटे प्लेन्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। एयरलाइंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है पूरा रूट का। लेट्स सपोज कोई प्लेन फ्लाई कर रहा है चंडीगढ़ टू धर्मशाला, वो एक ही एयरलाइन होगी जो पूरा फ्लाई करेगी, उसकी वहां पे मोनोपोली होगी, तो उसी उसका लॉस बच जाएगा, क्योंकि कितने कोई पैसेंजर होंगे इस रूट पे आने वाले। पर ऐसे हम इंडिया के अंदर छोटे छोटे एयरपोर्ट्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं कि लोग एयर ट्रैवल भी छोटे स्टेशन में बढ़ा दें, ठीक है। ये उड़ान स्कीम है, ठीक है। क्लस्टर्स क्या होते हैं आपके, ग्रुप्स। क्लस्टर का मतलब होता है पूरा ग्रुप। देखो टेक्सटाइल क्लस्टर का मतलब, क्लस्टर अपने आप में इंडस्ट्रीज में जब भी यूज होगा ना, इसका मतलब है कि आप इंडस्ट्रीज को एक तरह से इसे रेफर किया जाता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कर रहे हो। अब इसका क्या मतलब है, ये फैंसी लैंग्वेज। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब है कि मैं आम एक किसान जो लेट्स सपोज कॉटन उगा रहा है, उनके लिए मंडी भी वहीं बना दूंगा, जिन्होंने खरीद के उससे कपड़ा बनाना है वो भी वहीं पे बैठेंगे, तो खरीद के साथ के साथ सारा काम हो सकता है ना। उसके बाद जिससे कपड़ा आगे, जिसने टी शर्ट बनानी है, कुछ और बनाना है, ड्रेसेस बनानी, कुछ भी करना है, वो भी वहां पे ही अपनी इंडस्ट्रीज आसपास लगा के बैठे होंगे। तो एक कोई पूरे शहर के अंदर अंदर ही कोई एरिया में मार्क करूंगा, मतलब ऐसे नहीं कि फैक्ट्री बिल्कुल साथ साथ जुड़ी होनी चाहिए, दूर हो सकती है, पर एक ही शहर के आसपास सब कुछ बनाने की कोशिश करूंगा। वो पूरा क्लस्टर बन गया ना, कि एक पूरी इंडस्ट्री वहीं पे अपना सारी रिसोर्सेज पूरी कर रही है। तो उसे फैंसी लैंग्वेज में कहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड का मतलब सारी वैल्यू चेंज जुड़ेगी, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। अगर उन्हें और सप्लाई चाहिए होगी वो पीछे से ले लेंगे, उन्हें बेचना है वो आगे बेच देंगे। तो ये क्लस्टर्स का काम होता है। ऐसे ही हम इंडिया के अंदर टेक्सटाइल के, उसके बाद डिफेंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क है ये भी सारे क्लस्टर थी एक तरह से, सॉरी, फिशिंग क्लस्टर, जहां पे फिशिंग इंडस्ट्री सारी हो। इसके अलावा आपकी और फूड मेगा पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जहां पे आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया जा रहा है कि वो भी ऐसे ही एक क्लस्टर बना लें। तो ऐसे पूरा का पूरा इंडिया का सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल इंडिया में अगर तुम देखो, ये आपका रोड ट्रांसपोर्ट प्रमोट कर रहा है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट प्रमोट कर रहा है, ठीक है। सागरमाला में आपके रेलवे और रोड दोनों के ऊपर है और पोर्ट के साथ लिंकेजेस है। जब आपका ट्रांसपोर्ट मल्टीपल वे से ट्रैवल करता है, लेट्स सपोज आपने एक कार्गो भेजा, कार्गो पहले कुछ रास्ते आपने सड़क के द्वारा भेजा, वो सड़क जाके, मतलब वो ट्रक जो आपने भेजा था वो जाके रेलवे स्टेशन पे रुका, रेलवे स्टेशन पे वो ट्रेन पे चढ़ गया, यहां से ट्रेन से आपका कार्गो अब आगे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेन के ट्रैक पे एक जगह जाके, मतलब जहां पे आपके स्टेशन जहां पहुंचना था वहां पे आपने रोका, वहां से फिर से ट्रक ने पिक किया और फाइनल स्टेशन पे डिलीवर कर दिया। तो ये अगर मैं कार्गो पूछूंगा ये कार्गो गया कैसे है, ये रोड से भी नहीं गया, रेल से भी नहीं गया, इससे तुम कहोगे ये मल्टी मोडल कार्गो। मल्टी मोडल का मतलब है एक से ज्यादा तरीके से ट्रैवल करना, उसे कहते हैं मल्टी मोड। ये मोड ऑफ ट्रैवल है ना, रोड से जा रहे हो, रेल से जा रहे हो, वाटर से जा रहे हो, एयर से जा रहे हो। अगर कोई कार्गो मल्टीपल तरीके से जा रहा है, मतलब एक ही पूरे ट्रैवल में मल्टीपल चीजें चेंज कर रहा है, उसे हम कहते हैं ये मल्टी मोडल है। तो हमने इंडिया में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का ये मास्टर प्लान है, पीएम गति शक्ति, ठीक है। मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हम क्यों प्रमोट करते हैं, देखो आपके कि कोई भी सामान को सबसे एफिशिएंट बनाना है ना कहीं पे पहुंचने के लिए, उसके लिए कभी भी तुम एक सिंगल ट्रांसपोर्ट, आज के जमाने में ना एक सिंगल ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं है कि तुम यहां से, मतलब लेट्स सपोज दिल्ली से तुमने चेन्नई कोई सामान भेजना है, ऐसा नहीं है कि पूरा सामान अगर रेल से भेज दोगे तभी सबसे सस्ता पहुंचेगा, या रोड से भेजोगे तब सबसे सस्ता पहुंचेगा। शायद बीच में कुछ किलोमीटर नदी के ऊपर जा रहा हो तब सस्ता हो, कुछ रेल से हो, कुछ रोड से हो, फिर रेल पे हो, रोड से हो, नदी में हो, बार बार चेंज करके सबसे सस्ता पड़ रहा हो। तो उस तरीके से हम कहेंगे कि ऐसे हम सामान बेचते हैं, इसलिए हम ये प्रमोट करना चाहते हैं। ये दिखने को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये ना लोगों के बिजनेस है अपने आप में। वो करते क्या है, अमेरिका के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कोई कार्गो जाना है, मतलब इंडिया में बैठ के, इसके भी आईटी का काम है, उन्होंने यही करना होता है हर जगह के, उन्होंने बेस्ट रूट प्लान करना होता है कि सामान कैसे बेचा जा सकता है, और उस चीज के उन्हें पैसे मिलते हैं, हजारों डॉलर चार्ज करते हैं वो इस चीज के। लोगों का क्या कहते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का टर्नओवर है इंडिया के अंदर बैठे हुए, सिर्फ लोगों को ये बताने का कि इस रूट से लेके जाओ, ये सबसे सस्ता पड़ेगा, कंपनीज पे करती हैं। ठीक है, दुनिया हर काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ ये बताने का भी बिजनेस है लोगों का, ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टेशन, ये भी काम है लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट आपके एक मॉडर्न इंडिया के पर्सन विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें शॉर्ट में वीडी सावरकर के नाम से तुम जानते होगे। वीडी सावरकर कौन थे? ये आपके मॉडर्न इंडिया में इन्हें मतलब खासकर किस चीज के लिए जाना जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो किताब लिखी थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कभी आपको यही पूछा जा सकता है ये किताब किसने लिखी थी या किस चीज के ऊपर थी? आपके ना इंडिया में 1857 में ना बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ। यहां पे जो ब्रिटिश की अपनी फौज थी, जो इंडियन सोल्जर थे उसके अंदर, उन्होंने बगावत कर दी और सारी ब्रिटिश का एक तरह से इंडिया के अंदर ना, ईस्टर्न इंडिया के अंदर, ये जो 1857 का अगर मैं आपको रिवोल्ट बताऊं, वो एक मूवी भी आई थी मंगल पांडे, वैसी के ऊपर थी। जो ईस्टर्न इंडिया है, जो आपका बंगाल का एरिया, उड़ीसा का एरिया है, सेंट्रल इंडिया है दिल्ली तक, ये सारे इंडिया के अंदर ये रिबेलियन हुआ था। और ये जो रिबेलियन था, इसके कारण इस पूरे एरिया में एक बारी के लिए ना पूरा ब्रिटिश का रूल कोलैप्स कर गया था, वापस मुगल शासन आ गया था यहाँ पे। सब कुछ लिमिटेड टाइम 6-8 महीने चला, पर बहुत बड़ा रिबेलियन यहीं से उठा था इस पूरे एरिया में, ईस्टर्न इंडिया में। सारे इंडिया में नहीं फैला था, सिर्फ इसी एरिया में फैला था। इसका मेन कारण क्या था? ब्रिटिश ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, इंडिया के रिलीजन्स को समझ नहीं पाए। मतलब इस टाइम तक 1857 तक ना इंडिया को ब्रिटिश डायरेक्टली नहीं चलाते थे, इस टाइम तक आपकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। तो फौज भी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करने का सोचा, जिसे कहते हैं इनफील्ड राइफल। इससे पहले जो राइफल्स होती थी ना, वो होती थी मस्कट, ठीक है, ब्राउन मस्कट। इससे पहले जो गन्स ब्रिटिश सोल्जर्स के पास थी वो मस्कट थी। 1857 में उन्होंने एक नई राइफल आई थी, उसे इंडियन सोल्जर्स को देने का सोचा। इस जमाने में जो राइफल होती थी ना, वो उसमें क्या होता था कि जो कारतूस है ऊपर से डालते थे गन के अंदर, फिर उसे प्रेस करते थे, फिर फायर करते थे। तो ये पूरा प्रोसेस होता लंबा। तो हर गोली को लोड करना है, उसके अंदर कारतूस डालना है, उसे दबाना है, फिर फायर होगा। उसके लिए ये जो सारा कारतूस होता था ना, ये हमेशा एक पैकिंग में आता था। ये जो पैकिंग इन्होंने बनाई एनफील्ड राइफल के लिए, जो पैकिंग बनाई, उसका जो कवर था, अब किसी हार्ड कवर में रखना होता है, वो चर्बी से बनाई। किसकी चर्बी से? काओ और पिग फैट यूज करके इसकी चर्बी बनाई। एक साथ इंडिया के दो बड़े धर्मों को ऑफेंड कर दिया। ठीक है, हिंदूज के लिए काओ का मांस मुंह को लगाना धर्म भ्रष्ट है, और इस्लाम में पिग्स को सबसे गंदा जानवर माना जाता है, वो पसंद भी नहीं करते दोनों। मतलब इसलिए वो पिग कभी नहीं खाएंगे, पोर्क जो होता है वो कभी नहीं खाते।
तो ये दोनों की चर्बी उन्होंने मिक्स करके कवर बना दिया। अब जब आपकी फौज के अंदर ये बात फैली कि जो हमें ये कारतूस दिए गए हैं ये इसकी चर्बी से बने हैं, आपके सोल्जर्स ने बगावत कर दी। उन्होंने अपने सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना शुरू कर दिया, उनके परिवारों को भी मार दिया, सब कुछ, और बहुत बड़ा रिबेलियन फैल गया था। फिर हुआ क्या, फाइनली 1858 में आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद टेक ओवर कर लिया। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सारी की सारी फौज भेजी और उन्होंने ये रिबेलियन को चल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा चेंज आया था। तो उन्होंने इस रिबेलियन को इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 का नाम दिया था। ठीक है, और कैसे आपके उस टाइम पे सोल्जर्स लड़े, वो सारी चीजों को समझाया। तो ये किताब है, ये ऑथर है, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में लिखा। ये कंट्रोवर्सी में किस चीज के लिए कई बार रहते होते हैं, क्योंकि ये हिंदू महासभा के पार्ट थे और इन्होंने इंडिया को एज अ हिंदू नेशन की जो आइडेंटिटी है, जो हिंदुत्व वर्ड है ना, वो इन्होंने दिया। तो उसके कारण जो आरएसएस और ये हिंदू महासभा है उनमें ये बहुत पॉपुलर है, पर बाकी जगहों पे कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो जाती है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के कारण। ठीक है, तो इस चीज का ये है। तो ये आपको कभी पूछा नहीं जाएगा, ये मैं जनरल रेफरेंस के लिए, क्वेश्चन यहां से आते हैं, या इन्होंने कौन सी सोसाइटी फाउंड की थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है। अगला करंट अफेयर है प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम देखो सारी दुनिया में बहुत ज्यादा है। ठीक है, सारे समुंदर के अंदर भी प्लास्टिक के ना इस टाइम आइलैंड्स बन गए। इतना ज्यादा प्लास्टिक हम क्या करते हैं, पानी में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, क्या पता चलता है किसी को। इतना ज्यादा समुद्र के अंदर प्लास्टिक फेंक दिया कि समुद्र के अंदर ना जगह जगह पे आपके प्लास्टिक एक जगह पे इकट्ठा ही हो गया। वो पूरे के पूरे किलोमीटर्स में आइलैंड बन गए हैं, जिसके अंदर कोई मिट्टी कुछ नहीं है, बस प्लास्टिक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ढेर ही ढेर। समुद्र के अंदर मिट्टी, पानी के अंदर भी डूबा पड़ा है, ऊपर बाहर आइलैंड आ गया। ठीक है, और ये सिर्फ दुनिया में एक जगह नहीं है, ऐसे दुनिया के अंदर 10-15 आइलैंड्स बन गए और अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। तो प्लास्टिक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे सालों में ये सोचा जा रहा है कि प्लास्टिक खत्म कैसे किया जाए। तो इसके बहुत सारे अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स यूज कर रहे हैं। उसी में आपका एक प्लास्टिक एक और भी है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में के अंदर भी प्लास्टिक है। अब हम कोई भी डिवाइस खरीदते हैं, ये जो बाहर की बॉडीज हैं ये तो प्लास्टिक ही है ना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर मैं बात करूं, इनके भी बाहर प्लास्टिक ही कवर है, तो कौन आपके रिस्पॉन्सिबल है इन्हें डिस्पोज ऑफ करने के लिए। बिल्कुल, इसमें ना इंडिया ने एक प्रिंसिपल अपनाया है, और भी कंट्रीज ने कईयों ने अपनाया हुआ है। इसे कहते हैं एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, EMR। जो मैन्युफैक्चरर होता है किसी भी प्रोडक्ट का, फाइनली उस प्रोडक्ट को रिसाइकल, सारे के सारे प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का सारा, मतलब अंदर कोई चिप है कुछ भी है, उसे रिसाइकल करने की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अगर कोई प्रोडक्ट लेट्स सपोज LG ने बनाया है, ठीक है, आपका फ्रिज बनाया था, वो फ्रिज जब फाइनली कबाड़ में जाएगा ना, वहां से कबाड़ से LG को उसे खरीदना पड़ेगा दोबारा से, और उसका अकेला अकेला पार्ट अलग करके जो रिसाइकल हो सकता है उसे रिसाइकल करना है, और जो बाकी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली करना है, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, EMR। क्लियर है। इस साल आपके पेपर में क्वेश्चन भी आ गया था इसका, किस चीज के ऊपर, ये प्लास्टिक के ऊपर। इसके अंदर यहाँ पे जैसे बिस्फिनोल A है ना, जो हम खाते पीते, ये जितनी भी आप सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, कोई भी जो घर पे कई बार आप प्लास्टिक के बर्तन माइक्रोवेव के लिए यूज करते हैं, वो सब कुछ उनके अंदर ऐसे ही होता है
बिस्फिनोल बी। बिस्फिनोल बी जो है वो आपके सारे के सारे जितने भी खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं सब में इनके ये मतलब ये वाला जो प्लास्टिक है इसमें पाया जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिस्फिनोल जब गर्म होता है ना ये आपके हार्मफुल कुछ केमिकल्स आपके खाने में छोड़ देता है। तो जब इसीलिए लॉन्ग टर्म में अब ये रिकमेंड करते हैं कि खाना गर्म करने के लिए ये प्लास्टिक के बर्तन ना यूज करें, क्योंकि ये जब गर्म होगा तो ये अपने आप केमिकल्स उसके अंदर रिलीज कर देगा, तो आपका खाना भी हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये आपके सितंबर की मैगजीन में भी था, प्लास्टिक वेस्ट तब भी आया था। ठीक है, तो ये सितंबर का करंट अफेयर था बिस्फिनोल, वहां से ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बना। यही पूछा गया था बिस्फिनोल किसमें है। बिस्फिनोल बी जो है जो गर्म करने से आपका हार्मफुल चीजें आपके खाने में रिलीज कर देता है, वो एक्चुअली किस टाइप के प्लास्टिक में पाया जाता है। देखो आपके बहुत टाइप के अलग अलग प्लास्टिक्स होते हैं, इनके ऊपर आप हमेशा देखोगे ना, इन्हें आप वो छोटी जो बॉटल खरीदते हो उसे कहते हैं ना पेट बॉटल। उसे पेट इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो छोटी है, पेट प्लास्टिक है। प्लास्टिक जिस टाइप का वो प्लास्टिक है ना उस प्लास्टिक को पीईटी कहते हैं। ठीक है, पॉलीथाइल टेट्रा टेट्रा फाइलेट फिथाइलेट। ठीक है, उसे पेट कहते हैं। ऐसे ही आपका पॉलीथाइल जो हाई डेंसिटी है ये आपके यूज होते हैं मिल्क और जो जूस के कंटेनर्स हैं, डिटर्जेंट की जो बॉटल्स हैं, ठीक है, सीरियल बॉक्सेस कई बार जो प्लास्टिक के बने होते हैं ये वहां यूज होते हैं। पीवीसी आपकी पाइप्स होती हैं वो सब कुछ होती हैं। ठीक है, ये फूड पैकेजिंग या ऐसी चीजों में भी आती हैं, विनाइल फ्लोरिंग ऐसी सारी चीजें। इसके अलावा पॉलीथाइल लो डेंसिटी, ये हाई डेंसिटी था, ये लो डेंसिटी हो गया, ये हाई डेंसिटी था, ये लो डेंसिटी हो गया। ऐसे ये सारी सारी जैसे ये सीडीज हैं इसे पॉलीस्टीरीन कहते हैं, सीडीज वीसीआर ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। तो अलग अलग टाइप के आपके प्लास्टिक्स होते हैं और उन्हीं से उनका नाम आता है। ठीक है, और ये अगली बारी जब आप कोक या कुछ भी पियोगे ना उसके ये सिंबल बना होता है ना ये रिसाइकिल का, उसके अंदर ये नंबर भी लिखा होता है। हमेशा देखना उसके अंदर ये 1 2 3 4 ये नंबर लिखे होते हैं किस टाइप का प्लास्टिक है। ये इसीलिए लिखा जाता है जब क्योंकि इन्हें रिसाइकल करना है, तब ये थोड़ी देखने बैठोगे कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है। तो मैन्युफैक्चरर्स पहले ही लिख देते हैं कि 1 है 2 है 3 है मतलब सारे 7 तक नंबर पहले ही स्पेसिफाइड होता है, ताकि जब वो प्लास्टिक फिल्टर आउट करते हैं ना वो ढेर वैसे ही बना देंगे, कुछ भी उठाया 1 है 3 है 7 है 5 है वो वैसे ही उन्हें अलग अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे अगली बारी प्लास्टिक में देखना, प्लास्टिक बॉटल है तो वैसे देख लेना, तो उनके ऊपर ये हमेशा मतलब वो सारी पेट बॉटल्स हैं वो करके 1 लिखा होगा। हाँ जी, हाँ साइंस का कंसेप्ट है। साइंस में ये नहीं करते, मतलब है ये करंट अफेयर्स का कंसेप्ट, ये एक्चुअली साइंस में भी कहीं नहीं आता। हाँ करंट अफेयर्स का, इसी से ही दूसरी देखो एक वो चीज कहते हैं ना कि पानी की जो बॉटल्स हैं उनके पीछे एक्सपायरी डेट होती है, वाटर बिस्लरी और ये सब की, वो एक्सपायरी डेट कभी पानी की नहीं होती, पानी कभी एक्सपायर नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी 10 दिन बाद खराब हो गया, वो एक्सपायरी डेट बॉटल्स की होती है। इसलिए कोई अगर पानी की बॉटल्स 2-3 दिन पहले भी खरीदी थी और आधी पी के छोड़ दी, वो ऐसा नहीं है पानी खराब हो गया। ठीक है, प्लास्टिक खराब होता है, पानी कभी खराब नहीं होता, वो एक्सपायरी डेट प्लास्टिक की होती है पानी की बोतल के ऊपर, बाकियों के ऊपर तो खाने की होती है, पानी के ऊपर उसकी होती है। लास्ट करंट अफेयर आज सुबह इकोनॉमी में भी किया, डेट टू जीडीपी रेशियो। देखो हमारे आईएमएफ ने बोला है कि इंडिया 9.5% की स्पीड से ग्रो कर सकता है इस साल, तो काफी हाई रेट है। ठीक है, और अगले साल 8.5, तो दोनों ही अच्छी फिगर्स हैं। पर आईएमएफ ने ये बोला है कि हमें कहीं ना कहीं जो हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो है इसे मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, एक और चीज भी इसके अंदर दी है, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट रिलीज करता है, उस रिपोर्ट का नाम दिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक।
आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? आंसर होगा आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये मैं बताता हूँ, वो तो मैंने वैसे बोला था, सुबह किया, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब होता है, डेट होता है कर्जा। हमारी पूरी इकोनॉमी का कितने परसेंट, मतलब अगर मैं इंडिया के अंदर सबका कर्जा टोटल कर दूं, सरकार, सेंटर की सरकार ने कितना कर्जा लिया है, स्टेट की सरकारों ने कितना कर्जा लिया है, लोगों ने कितना कर्जा लिया हुआ है, कंपनियों ने कितना कर्जा लिया है, एक वैल्यू आ जाएगी ना कि इतना कर्जाई है हमारा देश, इतना लोन के ऊपर डूबा हुआ है। उसकी रेशो डिवाइडेड बाय हमारी इंडिया की जीडीपी कितनी है। ये रेशियो कितने परसेंट के पास है? 61.7%। इस साल की ये फिगर है कि हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो 61.7% के करीब है। यानी कि इंडिया की पूरी जीडीपी जो है वो 3 ट्रिलियन के बराबर है। एग्जैक्ट फिगर 2.7 ट्रिलियन है। यानी कि 2.7 ट्रिलियन अगर ऊपर हमारे लोगों के पास जितना डेट है, जब इससे डिवाइड करेंगे 61.7% आ जाएगा, इंटू 100 भी मतलब। ठीक है, तो यानी कि इतना ट्रिलियंस में इंडियंस के ऊपर कर्जा है। ठीक है, सारे देश का कर्जा डिवाइडेड बाय देश की जीडीपी, वो बनता है डेट टू जीडीपी रेशियो। क्लियर है? इसके अंदर कोई भी ऑप्शन है, कोई भी जो इंडिया के अंदर कोई भी कर्जा किसी ने भी लिया है वो इसका पार्ट बन जाए। क्लियर है? इसमें ये देखने के लिए यूज करते हैं कि क्या आपके देश के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपना लोन पे कर पाएगा। जितना ज्यादा आपकी जीडीपी है कि पूरे साल में कितने पैसे का बिजनेस हुआ, अगर आपका कर्जा बढ़ता जाएगा आपकी पेइंग कैपेसिटी खत्म होती जाएगी ना, क्योंकि लोगों का फिर ज्यादातर पैसे एक तरह से लोन चुकाने में जा रहा है, फिर लोग बाकी चीजों पे कैसे खर्चेंगे। अगर लेट्स सपोज किसी की सैलरी 25,000 थी, उसने 20,000 का तो लोन ही उठाया हुआ है, तो उसके तो बाकी वो कहीं बाहर खर्च ही नहीं कर पा रहा होगा जब तक लोन नहीं खत्म होगा। तो यहां से पूरे देश की लोन वापस पे करने की कैपेसिटी पता चलती है। उतना ज्यादा चांस है ना डिफॉल्ट करने का, कि मतलब जितना ज्यादा किसी के ऊपर लोन होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई, डिफॉल्ट करने का चांस भी तो उतना ही बड़ा है। तो ये इसी से जुड़ा हुआ, डिफॉल्ट मतलब पे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब कोई भी कारण हो सकता है, जैसे कंपनी डूब गई, कंपनी ने लोन लिया हुआ था, वो लोन सारा का सारा गया। तो पूरे एक्चुअली अगर ऐसे ही इंडिया के अंदर पूरे इंडिया के ऊपर जो कर्जा है, इंडिया का कितना चांस है डिफॉल्ट करने का, वो इन चीजों के थ्रू देखा जाता है। तो हमारा हाई में माना जाता है क्योंकि 61% हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो है, और अभी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम डेवलप्ड देशों में नहीं आते, तो हमारे लिए ये बड़ी चीज मानी जाती है कि इतना कर्जा भी बहुत है। ठीक है, तो हमारा देश बहुत ही कर्जाई है। डेटा आराम से सारे इकोनॉमिक्स जितने भी आपके बैंक्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हर कोई अपना डेटा रिलीज करता है। हाँ, तो आम इंसान जो है लेता तो बैंक से ही है ना। बैंक ने अगर डेटा रिलीज कर दिया तो उनका डेटा नहीं इसमें गिना जाता, उसमें रफ एस्टिमेट लगा लिया जाता है बस। ये फॉर्मल सेक्टर का है। ठीक है, इनफॉर्मल का तो पता ही नहीं चलता ना, वो एक रफ एस्टिमेट जोड़ दिया जाता है, पर वो रफ एस्टिमेट है कि इतनी पॉपुलेशन लगभग लगाती है, वो हम अपनी पॉपुलेशन ट्रेंड को देखते हैं, उससे वो करते हैं। क्लियर है? ये है आपके सारे के सारे करंट अफेयर्स आज के।